हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 26 और 27 अक्टूबर को होने जा रहा है, उसके लिए इंडियन पॉलिटी का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। 50 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 15 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री का भी हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19, क्योंकि आर्टिकल 14, 15 और 16 ये समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसीलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कि भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है, वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 14 में वर्णित है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में वर्णन किया गया है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में वर्णन है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का और आर्टिकल 19 में वर्णन है आर्टिकल 19 के तहत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुछ अन्य प्रकार की स्वतंत्रताओं का भी आर्टिकल 19 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। ये सभी पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण सोर्स है, यानी इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसका निर्माण सोर्स है। ऑप्शन है ए संवैधानिक प्रावधानों का, ऑप्शन बी संसदीय कानून का, ऑप्शन सी योजना आयोग की अनुशंसा का, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृति संकल्प का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक प्रावधानों का। अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण का जो सोर्स है वो है संवैधानिक प्रावधान, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषदों का वर्णन किया गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक हित में राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। आर्टिकल 263 में वर्णित है। इसीलिए अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण का जो सोर्स है वो है संवैधानिक प्रावधान, क्योंकि संविधान में अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, यानी जोनल काउंसिल, उनका सृजन कैसे हुआ है? ऑप्शन है ए संविधान के द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय कानून के द्वारा, ऑप्शन सी सरकारी संकल्प के द्वारा और ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संसदीय कानून के द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन हुआ है, उनका सृजन हुआ है, वो हुआ है संसदीय कानून के द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी और साथ ही मध्य क्षेत्रीय परिषद, इन 5 क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। इसीलिए क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट के द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? ऑप्शन है ए 23 वर्ष, ऑप्शन बी 32 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष और ऑप्शन डी 18 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। पार्लियामेंट के द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष, क्योंकि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम
1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, यानी एक नागरिक के वयस्क होने की जो आयु है वो है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, नागालैंड में, ये भी ध्यान रखिएगा, नागालैंड में, सिक्किम में, इन पांचों राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोई भी राज्य से पूछा जा सकता है। बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका जो भी डाउट हो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 109, ऑप्शन बी आर्टिकल 110, ऑप्शन सी आर्टिकल 111 और ऑप्शन डी बोथ बी और सी दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 110। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी धन विधेयक को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 110 के तहत। और धन विधेयक के बारे में ये कई बार बता चुके हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में पहली बार धन विधेयक को प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। और धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, और उनका निर्णय अंतिम होता है। उनके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये पॉइंट भी आप धन विधेयक के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन है ए बी आर जाखड़, ऑप्शन बी जी बी मावलंकर, ऑप्शन सी हुकुम सिंह और ऑप्शन डी के एम हेगड़े। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जी बी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर, इनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1954 में। दिसंबर 1954 में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। तो लोकसभा के पहले स्पीकर, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वो थे जी बी मावलंकर। ध्यान रखिएगा, वो पारित नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है? ऑप्शन है ए संविधान के द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन सी संघीय मंत्री परिषद के द्वारा और ऑप्शन डी संसद के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। लाभ का पद वैसे तो संविधान में वर्णित है, कई जगह पर लाभ के पद का वर्णन किया गया है। लाभ का पद इस शब्द का उपयोग संविधान में किया गया है, लेकिन लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं है। लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि लाभ के पद को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने कई निर्णयों में परिभाषित किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, संविधान के द्वारा लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। लाभ के पद का वर्णन संविधान में है, लेकिन उसकी परिभाषा उसमें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है? ऑप्शन है ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी अधिकृत मंत्री और ऑप्शन डी उपरोक्त किसी का नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त किसी का नहीं, क्योंकि भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर नियंत्रण होता है संसद का। संचित निधि पूरी तरह से संसद के नियंत्रण में होती है। संचित निधि पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसीलिए भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में संसद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी अनुच्छेद 252 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान का आर्टिकल 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते या किसी कन्वेंशन को लागू करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए या फिर उसके किसी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 253 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 249 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। और आर्टिकल 252 के तहत संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है संबंधित राज्यों की सहमति से। अगर कोई राज्य या कोई राज्यों का समूह संसद से यह अनुमति करता है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन वो कानून उन्हीं राज्यों में लागू होगा जिन राज्यों ने संसद को ऐसा करने के लिए अधिकृत किया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम। ऑप्शन है ए 3 राज्यों में, ऑप्शन बी 4 राज्यों में, ऑप्शन बी 5 राज्यों में और ऑप्शन डी 7 राज्यों में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 राज्यों में। यदि कोई क्षेत्रीय दल, यदि कोई दल राज्य स्तर पर 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो फिर उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। यानी कोई भी राजनीतिक दल यदि राज्य स्तर पर 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन है ए स्थगन के द्वारा, ऑप्शन बी सत्रावसान के द्वारा, ऑप्शन सी विघटन के द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के द्वारा। लोकसभा की बैठक स्थगन के द्वारा भी, सत्रावसान के द्वारा भी और विघटन के द्वारा भी, इन सभी माध्यमों से समाप्त की जा सकती है। लोकसभा का सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करते हैं, जबकि स्थगन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये स्पीकर करते हैं। स्थगन लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, केवल लोकसभा का विघटन होता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है। कूट की सहायता से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कथन हमारा बिल्कुल सही है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कोई स्टेबल पार्टी भारत में नहीं है। भारत के संविधान में किसी स्थायी दलीय व्यवस्था, किसी स्थायी दल की व्यवस्था नहीं की गई है। कारण है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। भारत में अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। कारण हमारा सही है कथन के रूप में, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, उसका कारण अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है, ये नहीं है। तो दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या फिर वो अपने काम को करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब
एडोक जज, यानी कि एडोक जज की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कब होती है? ऑप्शन है ए, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं। ऑप्शन बी, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन सी, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है, तब सुप्रीम कोर्ट में एडोक जज यानी कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में एडोक जज यानी कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है जब न्यायालय में कोरम पूरा नहीं होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में एडोक जज यानी कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित विषय। ए है हमारा आर्टिकल 40, ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, तो ए का है हमारा 1। बी है हमारा आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 में वर्णित है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, तो आर्टिकल 41 में काम करने का अधिकार है, बी का है हमारा 2। सी है हमारा आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में वर्णन किया गया है समान सिविल संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता का, सी का है हमारा 3। और डी है आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 में वर्णन है कृषि और पशुपालन का गठन, डी का है हमारा 4। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये आमने सामने ही मिलाए गए हैं। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये सभी ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, और आयरलैंड के संविधान से उन्हें लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? ऑप्शन है ए रेलवे पुलिस, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी जनगणना और ऑप्शन डी आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेलवे पुलिस। रेलवे संघ सूची का विषय है। अगर खाली रेलवे आता है तो रेलवे संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जबकि निगम कर और जनगणना ये संघ सूची के विषय हैं, और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जनगणना और निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स और सेंसस संघ सूची के विषय हैं, जबकि आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। ये तीनों ही पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये फाइनल है। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आपसे मिलाने के लिए पूछा जा सकता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। ऑप्शन है ए पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ऑप्शन बी ग्राम विकास परियोजना के क्रियान्वयन से, ऑप्शन सी विकास परियोजना के निर्माण से, और ऑप्शन डी केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को, डेट ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। योजना आयोग, जब योजना आयोग था, वर्तमान में नीति आयोग है उसके स्थान पर, योजना आयोग और राज्यों के बीच में एक समन्वय की कड़ी के रूप में काम करता था राष्ट्रीय विकास परिषद। इसी उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य संबंध था वो था पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है?
ऑप्शन है ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 132, ऑप्शन सी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना और ऑप्शन डी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना ये संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आप अब जब YouTube चैनल पर जाएंगे तो आप वहां पर इसे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 जब ये मई में होने वाला था वहां प्रैक्टिस सेट कराई गई है। इसमें 5 प्रैक्टिस सेट है, ये 5 टेस्ट है। आप इसे भी कर सकते हैं। अगर आप इसे भी करते हैं तो आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। तो आप इन टेस्टों को भी लगा लीजिएगा। इसका जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसे वहां से देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, 15 या 20 मिनट की वीडियो है, 15-15, 20-20 मिनट की। आप इन्हें भी देख सकते हैं। और इसी प्रकार से यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए भी इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट कराए गए थे। ये 10 प्रैक्टिस सेट है, इन्हें भी आप लगा सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। कल हमारा जो इंडियन पॉलिटी है उसका लास्ट पार्ट होगा, उसके टेस्ट का, इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट का कल हमारा लास्ट पार्ट होगा। इन सभी पार्टों में 17 पार्टों में आपका इंडियन पॉलिटी का जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन, आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कल आपका लास्ट पार्ट होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो उसे कमेंट में लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।